नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक चित्रांशी। स्वागत है आप सभी का मेधावी पे। दोस्तों, आज बात करेंगे केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में। देखेंगे इसकी स्थापना कैसे हुई, इसका दर्जा क्या है, इसके कार्यकाल क्या है, कार्य क्या है, इन्हें शक्तियाँ कहाँ से प्रदान होती है, इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनके वेतन क्या है और इनसे संबंधित जो एक्ट्स हैं, नियम हैं, कानून हैं, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, शुरू करते हैं कि सीवीसी क्या है। और देखिए 1964 में संथानम कमेटी की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई और 1988 आते आते इसे सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया। सांविधिक दर्जा प्रदान करने का मतलब ये है कि इसे किसी आर्टिकल से शक्ति नहीं मिल रही है, इसे शक्ति मिल रही है सरकार के द्वारा पारित एक विधि से, जो कि 2003 में लॉन्च की गई थी। 2003 में संसद में सरकार ने एक विधि लॉन्च की जिसके तहत इसे सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया। हालांकि आपको यह भी जानना आवश्यक है कि अभी तक इसके पास कोई सांविधिक दर्जा या संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है। यह नाम मात्र की सांविधिक दर्जा प्राप्त संस्था है। देखिए 1+2 नेचर की यह संस्था है, मतलब एक अध्यक्ष और 2 सहायक आयुक्त। मतलब ये है, ये जो 2 संख्या है ना, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। मतलब सीवीसी के एक अध्यक्ष होंगे और उनकी सहायक आयुक्त की जो संख्या होगी वह 1 या 2 हो सकती है। इनकी जो नियुक्ति है, इन सभी की नियुक्ति जो है वो कौन करेंगे? वो करेंगे राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति इनकी जो नियुक्ति करेंगे वो करेंगे 3 सदस्यीय बोर्ड के सहमति पर। 3 सदस्यीय बोर्ड में शामिल कौन होगा? देख लें, ये भी 1+2 नेचर की समिति होगी। एक जो होगा इसका अध्यक्ष, इस समिति का, ये जो चयन समिति होगी, ये जो अध्यक्ष होंगे ये होंगे भारत के प्राइम मिनिस्टर, और इसके जो 2 अन्य सदस्य होंगे वो होंगे, एक भारत के होम मिनिस्टर और दूसरा विपक्ष का नेता या सबसे बड़े विपक्ष दल का नेता। राष्ट्रपति सीवीसी की नियुक्ति करेंगे 3 सदस्यीय बोर्ड के आधार पर। उस बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा? वो होंगे भारत के प्राइम मिनिस्टर। इसके 2 अन्य सदस्य कौन होंगे? वो होंगे भारत के गृह मंत्री और विपक्ष का नेता या सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता। ठीक है, इनकी सिफारिश के आधार पर या इस समिति की सिफारिश पर सीवीसी की नियुक्ति करेंगे कौन? राष्ट्रपति। अब देखिए, जब राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करेंगे तो सीवीसी को हटाने का या इनके रिमूवल का अधिकार भी किसी होगा? प्रेसिडेंट को होगा। प्रेसिडेंट को अधिकार तो है, लेकिन सीवीसी को हटाने के लिए एक खास प्रकार के कोई कदाचार तो साबित होना चाहिए, या आपने किसी को नियुक्त कर रखा है, वो अचानक से उसे हटा देंगे। सीवीसी को हटाने के लिए इनके ऊपर किसी प्रकार के कदाचार का आरोप हो, किसी भ्रष्टाचार का आरोप हो, या किसी नैतिक पतन के आधार पर, या ऐसा व्यक्ति जो सीवीसी है भारत का, उसे हटाने के लिए अगर उसके ऊपर कोई ऐसे लाभ का आरोप लग रहा हो जो कि उससे नहीं लेना चाहिए अपने पद पर रहते हुए। मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति भारत का सीवीसी है, वह अपने पद पर रहते हुए किसी अन्य पद को धारण कर लेता है जो कि उसे लाभ देती हो, ऐसे अगर आरोप सिद्ध हुए तब जो है कि राष्ट्रपति इन्हें हटा सकता है। लेकिन राष्ट्रपति यहाँ इन्हें आसानी से ऐसे नहीं हटा सकता, इसके लिए भी एक प्रक्रिया है। इन्हें हटाने के लिए प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेगा। मतलब अगर सीवीसी को हटाना है तो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट को इस विषय पर संज्ञान भेजेगा और पूछेगा कि आप जांच कीजिए और देखिए क्या मामला है, क्या आरोप सिद्ध हो रहे हैं या नहीं। और इस पर जो है कि सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बनाएगी, और सुप्रीम कोर्ट जो कमेटी बनाएगी उसकी जांच के आधार पर जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, अगर उसमें कदाचार के मामले साबित होते हैं
उन पर जो है कि दुराचार के मामले, दुराचार का मतलब कि अगर अपने पद का जो है कि उन्होंने कोई दुरुपयोग कर रखा है तो अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई कमेटी ने यह पाया कि आरोप सच में सिद्ध हो रहे हैं, आरोप तय हो रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट विल से टू द प्रेसिडेंट दैट यू कैन रिमूव द सीवीसी, और इसके बाद सीवीसी को प्रेसिडेंट द्वारा हटा दिया जाएगा। ठीक है, हटाने की ये बात हो गई। लेकिन ये भी ध्यान दें आप कि जब आप सीवीसी को नियुक्त कर रहे हैं, जब आप सीवीसी को नियुक्त कर रहे हैं तो इन्हें आप वेतन भी तो देंगे। अब जो सीवीसी का वेतन है कि देखिए ये बेसिक जानकारी है, इसको जान लेना आवश्यक है। इसके बाद हम डिटेल करेंगे कि क्या एक्ट्स इनसे संबंधित हैं, इन्हें कहाँ से शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। अभी बात कर लेते हैं इनके वेतन और भत्ते के बारे में। इनके वेतन और भत्ते संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं उनके अनुसार होंगे। मैं ये दो शब्द क्यों बोल रहा हूँ, अध्यक्ष और सदस्य? जो यूपीएससी के अध्यक्ष हैं और जो इनके सदस्य हैं, साथ ही जो सीवीसी हैं और इनके सदस्य हैं, इनके वेतन समान होंगे। मतलब ये जो यूपीएससी के अध्यक्ष का वेतन है वही सीवीसी का वेतन होगा, जो यूपीएससी के अन्य सदस्यों का वेतन और भत्ता है वही सीवीसी के सदस्यों का भी वेतन और भत्ता होगा। जो भी इन्हें अलाउंसेस मिलेंगे वो सभी यूपीएससी को मिलने वाले अलाउंसेस मिलेंगे। ठीक है, एक और चीज़, जिस समय इन्हें नियुक्त किया जाएगा उसके बाद से इनके वेतन में किसी प्रकार का कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। मतलब इनके वेतन को आप कम नहीं कर सकते किसी भी हालात में, एक्सेप्ट द फाइनेंशियल क्राइसिस। अगर देश में वित्तीय आपातकाल लगा हुआ है, वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल को छोड़ के इनके वेतन में, इनके भत्तों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की जा सकती। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके पास एक निश्चित मात्रा में राशि का जो प्रवाह घर से है वो हर महीने होता रहता है। अगर इनकेस आपको 10,000 रुपये आपके घर से मिल रहे हैं और अगर किसी कारण से घर की स्थिति उस स्टेज में नहीं है जो कि पहले 2-4 महीने पहले वाली थी, तो आपको जो है कि हो सकता है कि घर से मिलने वाली रकम थोड़ी कम कर दी जाए, वह राशि थोड़ी कम कर दी जाए। 10,000 मिल रहा था, उसमें कहा गया कि लो भाई अब 7,000 में काम चला लो। क्यों? क्योंकि अभी घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। वैसे ही अगर देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, देश में वित्तीय आपातकाल लगा है, तब ही सीवीसी के वेतन में कमी और उनके भत्तों में कमी की जा सकती है, एक्सेप्ट द फाइनेंशियल क्राइसिस। ये कोई भी प्रकार के अलाभकारी परिवर्तन इनसे नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये इनके वेतन की बातें हो गई। एक और चीज़ ध्यान रखिए कि जो सीवीसी हैं, इन्हें हटाने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी जटिल थी। राष्ट्रपति करेगा इनकी नियुक्ति, लेकिन साथ ही इनको हटाने के लिए जब बात आएगी तो इन्हें कंसल्ट करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, वेतन आपने देख लिया कि इनकी जो वेतन है वो यूपीएससी के बराबर होगी। इनके कार्य देख लीजिए। यूपीएससी के जो कार्य हैं, सॉरी सीवीसी की जो कार्य हैं, फंक्शंस ऑफ सीवीसी, फंक्शंस ऑफ सीवीसी। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा किसी के लिए, जैसे अगर किसी भी जगह पे भ्रष्टाचार हुआ है, हम लोगों ने पीएमएलए एक्ट पढ़ा था, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। साथ ही आज हम यहाँ सीवीसी को पढ़ते समय ये भी देखेंगे कि पीएमएलए एक्ट जो था उसके साथ ही सरकार ने एक और एक्ट इंट्रोड्यूस किया, उसका नाम था प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। सीवीसी के संज्ञान में आए हुए किसी भी भ्रष्टाचार की जांच वो करेगा, लेकिन अगर केंद्रीय मंत्रिपरिषद या केंद्र सरकार उससे किसी बात के लिए सिफारिश करती है कि आप इस मामले की भी जांच करिए। हालांकि पीएमएलए एक्ट मैंने आपको बताया था कि इसके बारे में जो जांच करेगी उस जांच एजेंसी का नाम ईडी है, लेकिन अगर नेचर ऑफ क्राइम अगर सीवीसी के पक्ष की ओर झुकता है तो पीएमएलए एक्ट की कुछ धाराओं से संबंधित जो कि अपराध होंगे उनकी जो जांच की जाएगी
वो की जाएगी सीवीसी के द्वारा। साथ ही प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 से संबंधित सभी प्रकार की जांच कौन करेगा? सीवीसी करेगा। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी है, धन शोधन भी है, और साथ ही साथ इसमें आय से अधिक संपत्ति को भी शामिल किया जा सकता है। मतलब यह है कि सीवीसी वो हर काम करेगी जो कि केंद्र सरकार इसे करने को कहेगी। ठीक है, निर्देश दिया जा सकता है या इससे सिफारिश की जा सकती है कि आप इससे संबंधित काम कीजिए। और एक चीज़ देखिए, पीएमएलए एक्ट पे कार्रवाई करेगी, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पे कार्रवाई करेगी, और साथ ही ऑल इंडिया सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज, ये दो सर्विसेज हैं। तीसरी जो सर्विस होती है उसे स्टेट सर्विस कहते हैं। हालांकि यहाँ स्टेट सर्विस कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं इसे हटा दे रहा हूँ, क्योंकि सीवीसी जो है वो केंद्र की संस्था है, इसलिए केंद्र के ही भ्रष्टाचारों की जांच करेगी। मतलब ये है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत जारी जांच करेगी, और ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज में अगर किसी सदस्य के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं तो इसकी भी जांच कौन करेगा? सीवीसी। देखिए, एक एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया, दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट, ये 1946 में इंट्रोड्यूस किया गया, शायद मैं अगर ठीक याद कर पा रहा हूँ तो 1946 ही है। दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट, दरअसल ये जो दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट 1946 है ना, दिस इज अ विंग ऑफ सीबीआई। यह सीबीआई के अधीन कार्य करने वाली एक संस्था है जो कि भ्रष्टाचारों की जांच करती है। भ्रष्टाचारों की जांच करते समय दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट ने क्या प्रगति की है, क्या साक्ष्य जुटाए हैं और किस निर्णय पर तक पहुंची है, इन सभी की जांच कौन करेगा? सीबीसी। मतलब इसके द्वारा की गई सभी प्रकार की जांच कौन करेगा? सीबीसी जांच करेगी। मतलब ये जो है कि दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट के द्वारा की गई सभी प्रकार के इन्वेस्टिगेशन को क्या करेगा? मॉनिटर करेगा सीबीसी। और एक चीज, जब भी सीबीसी किसी मामले की जांच कर रहा हो तो इसे शक्तियां प्रदान होंगी सिविल कोर्ट्स की। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि सिविल कोर्ट शक्तियां क्या होती हैं। सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त होते ही सीबीसी भारत राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को, किसी फर्म को, किसी संस्था को, किसी बड़े नेता को या किसी बड़े बिजनेसमैन को या किसी भी प्रकार के व्यक्ति को या संस्था को आमंत्रित कर सकती है, या उसे जो है कि निर्देश दे सकती है, समन जारी कर सकती है कि आप उपस्थित हो साक्ष्यों के साथ। किसी भी संस्था से साक्ष्य निकलवा सकती है, उन्हें प्रस्तुत करने के लिए दबाव बना सकती है, बाध्य कर सकती है। सिविल न्यायालय शक्तियाँ बहुत ही विस्तृत होती हैं। अपने ऑफिस को ही ये न्यायालय बना सकते हैं। दरअसल सीबीसी की जो प्रकृति है वो ही जो है कि जुडिशियल किस्म की है, जुडिशियल किस्म की है। मतलब सीबीसी अगर किसी मामले की जांच कर रहा है तो उसके लिए जो है कि वह न्याय भी दे सकता है, दंड भी दे सकता है, इन्हें डिटेन भी कर सकता है। ठीक है, सीबीसी के पास अनन्य शक्तियां हैं जो भी इसे मिलती है केंद्र सरकार की ओर से। हालांकि केंद्र सरकार इनसे सिर्फ सिफारिश कर सकता है, इन्हें शक्तियां नहीं देता। चूंकि सीबीसी एक स्वतंत्र निकाय है, इसलिए केंद्र सरकार भी इनसे सिफारिश कर सकती है। निर्देश शब्द कहना थोड़ा सा असहज है, असहज करने वाला, थोड़ा अप्रोप्रिएट नहीं है। केंद्र सरकार भी अगर किसी भ्रष्टाचार के मामले में इन्हें जांच करने को बोलती है तो वो होगा सिफारिश के मामले में। ठीक है, वो सिफारिश के तरह ही कह सकती है। देखिए, एक और एक्ट है सीबीसी एक्ट 2003। What the CBC Act 2003 says? The CBC Act 2003 says if the central government going to make any rule or decision about all India services and central services, then it is must to discuss with the CBC। मतलब ये है कि अगर ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए और सेंट्रल सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं से संबंधित भ्रष्टाचार संबंधित किसी नियम को अगर बनाने जा रही है केंद्र सरकार, तो सीबीसी से कंसल्ट करना, उससे सुझाव लेना, उससे सलाह करना बहुत आवश्यक है। यह शक्ति मिलती है सीबीसी को सीबीसी एक्ट 2003 के लिए। ठीक है, यह है सीबीसी के बारे में बातें। सीबीसी के साथ साथ इन सभी एक्ट के बाद
एक एक्ट जो कि 2011 में इंट्रोड्यूस किया गया संसद में, इस एक्ट का नाम था विशल ब्लोअर एक्ट 2011। विशल ब्लोअर एक्ट का मतलब किसी करप्शन के प्रति उठाए जाने वाली आवाज़ से संबंधित है। मतलब विशल ब्लोअर एक्ट 2011 भारत के सभी व्यक्तियों को यह अधिकार देता है कि वह किसी प्रकार उनके संज्ञान में आए किसी प्रकार के भ्रष्टाचार के प्रति अपनी आवाज़ उठा सकते हैं और इसकी जानकारी सीवीसी या सरकार को दे सकते हैं। विशल ब्लोअर एक्ट इस बात की भी ध्यान रखता है कि जिस व्यक्ति के द्वारा विशल ब्लो किया गया है, जिस व्यक्ति के द्वारा भी अगर किसी भ्रष्टाचार के आरोप का उजागर किया गया है, तो ऐसे व्यक्ति को संबंधित पक्ष के द्वारा प्रताड़ित न किया जा सके और उस पर किसी प्रकार का भय आरोपित न किया जा सके। इसके लिए भी प्रिवेंटिव डिसीजन देता है आपका विशल ब्लोअर एक्ट 2011। मतलब यह है कि मान लीजिए कि एक कोई जन सामान्य है जिसके बारे में इसकी जानकारी है कि इस व्यक्ति के द्वारा फला कोई नेता के द्वारा, किसी ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा कोई घोटाला किया गया है, कोई भ्रष्टाचार किया गया है और इसकी पर्याप्त जानकारी किसी व्यक्ति के पास है जो कि इस मामले में विशल ब्लो करना चाहता है, अपनी आवाज़ उठाना चाहता है, तो इसलिए कोई वो पक्ष उस व्यक्ति को दबा न सके, उसकी आवाज़ को न दबा सके या उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कारणों से उस पर कोई दबाव न बना सके, उस पर कोई प्रताड़ित या कोई प्रताड़ना न कर सके। इसकी भी सेफ्टी के लिए जिम्मेदार कौन है? विशल ब्लोअर एक्ट 2011। लेकिन ये भी ध्यान देने योग्य है कि अगर इस सेंटेंस में लिखा गया कि दुर्भावना से प्रेरित, अगर कोई जन सामान्य व्यक्ति है, नॉर्मल व्यक्ति है, ऑर्डिनरी व्यक्ति है, अगर किसी अधिकारी के पास गया अपने किसी काम के लिए और अगर व्यक्ति से टाल मटोल हो गई, अधिकारी ने काम को समय पर नहीं किया या किसी अन्य कारणों से, अगर किसी व्यक्ति के द्वारा किसी मंत्री पे, किसी नेता पे, किसी ब्यूरोक्रेट या किसी अधिकारी पे अगर दुर्भावना से प्रेरित होकर यह कहा गया कि यह भ्रष्टाचार किया है, इसके लिए जो है कि मेरे पास जानकारी है, तो अगर यह सिद्ध हो गया कि आपके पास जानकारी सच नहीं है, यह गलत है या सिर्फ ये जो मॉडिफाइड है और यह दुर्भावना से प्रेरित जानकारी है, तो ऐसे व्यक्तियों पर जांच की जाएगी और अगर जांच में यह सत्य निकला कि यह दुर्भावना से प्रेरित ही था, तो संबंधित व्यक्ति पर 30,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। मतलब ये है कि अपने आप में ये बहुत ही परफेक्ट एक्ट बनाया गया है, बहुत ही परफेक्ट अधिनियम बनाया गया कि न तो इसका किसी प्रकार से दुरुपयोग हो सके और इसका उपयोग भी अच्छे ढंग से हो सके। ठीक है, तो दुर्भावना से प्रेरित होकर आपको ये काम नहीं करना है, लेकिन जो भी व्यक्ति विशल ब्लो करेगा, जो भी व्यक्ति विशल ब्लो कर रहा है, उसे अपने से सेल्फ अटेस्ट करना होगा अपने आप को कि हाँ, उसके पास इस मामले में, संबंधित मामले में पर्याप्त जानकारी है। मैं पूरे होशो हवास में ये बात कह रहा हूँ कि मुझे इनके बारे में पूरी जानकारी है, इन्होंने करप्शन किया हुआ है। और एक चीज़, विशल ब्लो कहाँ लागू नहीं होता? विशल ब्लो नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा, वर्तमान पीएम और पूर्व पीएम की सुरक्षा में लगे विशेष सुरक्षा बलों पर लागू नहीं होता। मतलब विशल ब्लोअर आप बाकी जगहों पे कर सकते हैं, कुछ जगहों को छोड़ के। उन कुछ जगहों में कौन कौन सी चीज़ें हैं? जैसे आप राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित किसी मामले की जानकारी आपके पास हो तो भी आप विशल ब्लोअर नहीं कर सकते, विशल ब्लो नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री जो वर्तमान में हो या इसके पहले पूर्व प्रधानमंत्री रहे हों, इनकी सुरक्षा में लगे हुए सभी विशेष सुरक्षा बलों के बारे में भी आप विशल ब्लो नहीं कर सकते। देखिए, अभी जब तक 370 था उस समय तक यह विशल ब्लो J&K पर भी लागू था कि आप J&K के बारे में भी कोई विशल ब्लो नहीं कर सकते, लेकिन इसके हटने के बाद से विशल ब्लो यहाँ भी किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि अब जो है कि J&K UT हो गया है,
केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, लद्दाख को अलग राज्य बना दिया गया। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, राष्ट्रीय सुरक्षा, वर्तमान पीएम, पूर्व पीएम और इनकी सुरक्षा में लगे हुए स्पेशल विशेष सुरक्षा वालों के खिलाफ कोई भी विसल ब्लो नहीं किया सकता। लेकिन 370 हटने के बाद JNK से यह चीज़ें समाप्त हो गई हैं। अब यहाँ पे JNK में भी विसल ब्लो किया जा सकता है किसी भी भ्रष्टाचार को लेके। तो ये थी CBC, और अगर मैं आपको समझा पाने या आप तक अपनी जानकारी प्रस्तुत कर पाने में सक्षम हूँ तो सहयोग बनाए रखिए। धन्यवाद।